हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में अपलोड करने जा रहे हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में इसमें वीडियो को अपलोड करेंगे। आज हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बात बताते हैं क्या-क्या हम आपको इसमें डिस्कस करेंगे, पढ़ाएँगे आपको। पहली बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, उस चीज़ के बारे में आपको बताएँगे हम। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे करते हैं, कि उसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसके बारे में बताते हैं आपको। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है मतलब जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं पेशेंट को, उसकी क्या-क्या रिएक्शन हो सकती है, क्या-क्या प्रॉब्लमें हो सकती है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेथड, कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की मेथड क्या होती है, उसके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंटीकोलेट्स, इसमें क्या-क्या एंटीकोलेट्स मिक्स रहते हैं उसके बारे में बात करेंगे हम, क्या-क्या यूज करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन बैग की साइज क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। और हम इसमें बात करेंगे कि ब्लड जो रखे जाते हैं कि कितने दिन तक हम यूज कर सकते हैं ब्लड ट्रांसफर, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और आरबीसी की बात करते हैं हम कि हम ब्लड को कितने दिन तक अपने पास रख सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को आप लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। अब हम देखने जा रहे हैं इसमें, जैसे कि हमने इतने सारे मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में हमने आपको बताया कि ये चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा। और इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन की, मतलब कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इंट्रोडक्शन क्या होता है। इस चीज़ के बारे में पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आपको इसके धीरे-धीरे बारे में बताऊँगा। प्लस मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूँगा, मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूँगा उसमें आपको हिंदी टू इंग्लिश ज़रूर मिलेगा। मैं सारी वीडियो को अपलोड करता हूँ हिंदी टू इंग्लिश, क्योंकि आजकल ज़रूरी है हिंदी टू इंग्लिश जानने की, क्यों इससे बहुत ही आसान तरीका है जानने की, बहुत ही जल्दी समझ में आती है। इस वीडियो को आप लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में इसमें जानकारी दूँगा और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट। अब हम देखते हैं कि ये होता क्या है। इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बारे में बताऊँगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते पर टाइम में क्या-क्या रिएक्शन होती है और क्या-क्या इसमें प्रॉब्लमें होती है, किस पेशेंट को करना चाहिए डोनेट और किस पेशेंट को नहीं करना चाहिए डोनेट। इस चीज़ के बारे में आपको पूरी अच्छे से एकदम बताऊँगा। आप वीडियो को बस लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या बोला गया है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ ए प्रोसीजर इन व्हिच ब्लड इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द डोनर, मतलब जो डोनेट करता है, मतलब पेशेंट को, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, डोनेट करते हैं एंड ट्रांसफर टू द रेसिपिएंट। इसमें हम हिंदी की बात करके हिंदी क्या बोल रहे हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऐसी प्रक्रिया होती है। आप मेरी बात को सुनिएगा और लिखिएगा ध्यान से, या फिर आपको दिख रहा होगा तो आप लिख लीजिएगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें डोनर जो रक्त को दान करता है, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो डोनर ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब ब्लड को क्या करता है, दान करता है। और क्या उसके शरीर से रक्त को बाहर निकाल लिया जाता है और इस रक्त को रिसिपिएंट्स, जो रक्त को ग्रहण करता है, उसके में रक्त को बढ़ा दिया जाता है। मतलब क्या कहेगी, जो डोनर होता है, जो ब्लड ट्रांसफ्यू मतलब देता है डोनेट को, मतलब जो रिसीवर होता है, रिसिपिएंट होता है, उसके बॉडी में क्या होता है, ब्लड की मात्रा अधिक हो जाती है। इनके कहने का मतलब ये कि जैसे मैं एक डोनर हूं, मैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन दूंगा, मैं किसी को डोनेट करूंगा, तो मेरे से जो ब्लड मेरे बॉडी से निकलेगी, जो दूसरे बॉडी में जो ब्लड इंटर किया जाएगा, मतलब दिया जाएगा, उसके शरीर में ब्लड की मात्रा अधिक बढ़ जाएगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, इसका मतलब ये बढ़ जाएगी। दूसरी की बात करने, इसमें क्या कहा जा रहा है कि समटाइम्स वोल बॉडी, मतलब समटाइम्स वोल बॉडी की मतलब पूरी शरीर की बात की गई, पूरी ब्लड की बात की गई है कि इसमें इज ट्रांसफ्यूजन एंड समटाइम्स ब्लड कंपोनेंट्स ट्रांसफर्ड एज रेड ब्लड सेल मतलब आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल मतलब डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा मतलब जो क्लॉटिंग करने के फैक्टर प्लेटलेट्स होते हैं। हम इसमें बात कर रहे हैं कि इसमें आपको समझ में आ गई है इंग्लिश में। तो इसमें क्या बोला गया इंग्लिश में कि समटाइम्स वोल बॉडी, समटाइम्स वोल बॉडी, इसमें बोला गया कि होल बॉडी जो होती है हमारी, पूरी बॉडी की बात करें, पूरी ब्लड की बात की जा रही है, जिसमें कौन कौन से ब्लड आते हैं हमारे, रेड ब्लड सेल आते हैं, व्हाइट ब्लड सेल आते हैं और प्लाज्मा आता है, और क्या आता है, प्लेटलेट्स आते हैं। ये मेरा प्लेटलेट्स है, ये आपको समझ में आ गया।
इसमें मैं आपको तीनों ब्लड के बारे में बताने जा रहा हूँ, चारों जो भी ब्लड है इसमें। अब इसमें हिंदी की बात करें कि हिंदी में क्या बोला गया है, हम देखिएगा ध्यान से, आपको दिख रहा होगा कि इसमें क्या बोला गया है कि कभी-कभी संपूर्ण रक्त भी ट्रांसफर किया जाता है। मतलब कभी-कभी पूरे ब्लड को भी ट्रांसफ्यूजन किया जाता है और कभी-कभी किसी पेशेंट को क्या होता है कि आरबीसी की कमी होती है, प्लेटलेट की कमी होती है, डब्ल्यूबीसी की कमी होती है और प्लाज्मा की कमी होती है। हम उन सब चीजों को जो डोनेट करते हैं, पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, पेशेंट को जो प्लेटलेट की कमी होती है, सबसे ज्यादा आपको डेंगू और टाइफाइड की प्रॉब्लम में मिलती होगी कि वीकनेस की वजह से मिलती है। जो प्लेटलेट की कमी निकलती है वो डेंगू की वजह से, और हमारे उसके साइनम सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं, पेन होता है, वीकनेस बहुत ज्यादा होती है, स्लीपिंग की होती है, भूख नहीं लगती, ऐसे ऐसे चीजों में कंडीशन में हमारा प्लेटलेट डाउन दिखने को मिलता है। हम बात करते हैं इसमें कि जैसे हमने इसमें ये बोलने का काम क्या है इनका कि हम ब्लड को पूरा भी ट्रांसफ्यूजन करते हैं और किसी किसी पेशेंट को, किसी को आरबीसी की जरूरत है, किसी को प्लेटलेट की जरूरत है और किसी को प्लेटलेट, किसी को आरबीसी, किसी को डब्ल्यूबीसी, अनेक अनेक प्रकारों के जिसके भी ब्लड जरूरत हो उसको भी हम अलग अलग करके क्या कर सकते, पेशेंट को डोनेट कर सकते हैं। ये आपको जहां पे ब्लड बैंक होगा आपको वहां पे अच्छे से प्रोसीजर करके अगर वहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, हम चलते हैं, हम नेक्स्ट में बात करते हैं कि कभी कभी संपूर्ण रक्त को भी ट्रांसफर किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जिस रक्त में सभी प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होते हैं और प्लाज्मा प्रोटीन भी उपस्थित होते हैं, जिसमें हम क्या पा जाते हैं कि इसमें प्रोटीन भी उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, और कभी कभी रक्त के अलग अलग भाग को अलग अलग प्रकार से ट्रांसफर किया जाता है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, और हम क्या करते हैं इसमें प्लाज्मा, और क्या कर सकते हैं प्लेटलेट्स की बात करते हैं इसमें, और क्या प्लेटलेट्स भी हम ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम किसी पेशेंट को जो भी कंडीशन हो, जिस जो भी प्रॉब्लम हो, जिस चीज की लॉस हो उनको, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट, हम बस वही चढ़ा सकते हैं जिसको उनको जरूरत हो ब्लड की, बस उन्हें हम वही चढ़ा सकते हैं। ये मैं अब आपको धीरे धीरे आगे चलता हूं इसमें। अब हम बात करने जा रहे हैं इसमें प्रिंसिपल ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रक्रिया मतलब प्रोसीजर होती है, इसमें प्रक्रिया बात कर रहे हैं कि किन किन पेशेंट को जो होते हैं कैसे कैसे इसमें क्या करते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं और किस पेशेंट को करना चाहिए, किस पर्सन को हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए, इसके बारे में हम सिद्धांत क्या है उस चीज के बारे में हम इसमें बात करते हैं। पहले बात करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन मस्ट बी हार्मलेस टू डोनर एज वेल एज इट मस्ट बी हार्मलेस टू द रेसिपिएंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया, हम बात करते हैं इस हिंदी में क्या बोला गया है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का एक मुख्य सिद्धांत होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का एक मुख्य सिद्धांत होता है, उसके अनुसार जो रक्त दान करता है उसको कोई खतरा नहीं होना है और जो रक्त को स्वीकार करता है उसको भी कोई खतरा नहीं होना चाहिए। इसमें कहने का मतलब ये है कि जो भी पेशेंट हो, जैसे मैं डोनर हूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हम अगर जिस पेशेंट को हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, देंगे, डोनेट डोनेट करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और ना ही हमें कोई प्रॉब्लम हो कि जो मैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहा हूँ ना कि मुझे कोई इन्फेक्शन हो, ना ही मैं किसी चीज का ऐसी न, मतलब स्मोकिंग कुछ भी अगर उस टाइम करके मैं ब्लड डोनेट करूंगा तो इस पे इन्फेक्शन की कॉजेज हो सकती हैं, प्रॉब्लम ढेर सारी हो सकती हैं। इसलिए मुझे क्या करना है कि मैं एकदम परफेक्ट रहूं, तभी मुझे डोनेट करना है ब्लड, और जिस पेशेंट को ब्लड डोनेट करना है उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय। इनका कहने का मतलब यही है कि जिस पेशेंट का हम डोनेट कर रहे हैं उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और हम जिसको ट्रांसफ्यूजन करेंगे और उस भी पर्सन को, पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया डोनर की, जो हम डोनर होते हैं उनकी क्या क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, उन पेशेंट के बारे में बात करते हैं कि वो क्या क्या कैसे कैसे उनकी वेट, उनकी क्या क्या हीमोग्लोबिन कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, देखिए एज शुड बी हैव, इसमें क्या बोला गया है कि एज शुड बी हैव 18 ईयर टू 16 ईयर। इनका कहने का मतलब ये है कि रक्त देने वाले भी उम्र कम से कम 18 साल से एबव होना चाहिए, 60 साल के
नीचे मतलब अंदर होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनके कि 18 साल के ऊपर और 60 साल के नीचे ही जो भी पर्सन हो वही डोनेट कर सकता है। ओके, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है वेट शुड बी एबव 45 केजी। इनका कहने का मतलब यह है कि रक्त देने वाले का वजन 45 केजी होना चाहिए। रक्त देने वाले का वजन 45 केजी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, हीमोग्लोबिन शुड भी 12.5 ग्राम होना चाहिए। इसमें कहने का मतलब यह है कि 12.5 ग्राम किसी भी पेशेंट का या पर्सन का जो डोनेट करता है 12.5 ग्राम ब्लड होना चाहिए, तभी हम उसका डोनेट करने के लिए उनको हम स्वीकार एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट ब्लड डोनेशन। लास्ट ब्लड डोनेशन टाइम शुड बी 17 वीक्स। इनका कहने का मतलब ये है कि कोई कोई पर्सन क्या होता है कि डोनेट किया रहता है तो उस पेशेंट का क्या सोचते हैं कि चलिए 1 हफ्ता हुआ है, क्या हम डोनेट कर सकते हैं, आज डोनेट किए क्या कल कर सकते हैं? नहीं, हमें 17 वीक्स के बाद ही डोनेशन वाले को, डोनर वाले को एक्सपेक्ट करना है, ना कि जो कल की करवाए हैं परसों करवाए हैं। नहीं, 17 वीक्स पहले अगर वो डोनेट करवाए हैं तभी उनका हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेना है और उनका ब्लड डोनेट करवाना है, अन्यथा नहीं करवाना है। इतना आपको समझ में आ गया? एक बार मैं फिर से आपको पॉइंट बाय पॉइंट में ऐसे ही समझा दे रहा हूं। इनका पहला पॉइंट क्या बोला गया कि इस मतलब कि 18 साल से 60 साल के उम्र के बीच में हो तभी उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं, तभी हम ब्लड उनका डोनेट कर ले सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर्सन को। और इसमें क्या बोला गया है कि वेट कम से कम 45 केजी के ऊपर होना चाहिए, तभी हमें ब्लड डोनेट करवाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात बोली गई है कि इसमें हमें किसी भी पर्सन का जो डोनेट करते हैं उनका 12.5 HB होना चाहिए, तभी हम उस पेशेंट का ब्लड डोनेट करवा सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया इसमें कि हम अगर कोई भी पेशेंट जैसे कि 1-2 दिन पहले अगर ब्लड डोनेट करवाया है तो हमको इसको एक्सपेक्ट नहीं करना है, हमें उस पर्सन का एक्सपेक्ट करना है तब जब 17 वीक्स हो गया हो, 17 वीक्स हो गया हो, तभी हम उस पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया आपको? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, हम बार बार स्क्रीनशॉट इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ जाए, बहुत ही अच्छा ये नोट्स है इसका। अब हम बात करने जा रहे हैं इसमें कि रिजेक्शन ऑफ द डोनर, कि हम डोनर वाले जो पेशेंट होते हैं, जो डोनर करते हैं उसके क्या क्या किसकी वजह से रिजेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, किस पेशेंट को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। पहली बात करते हैं, इट डोनर हैज एनी हिस्ट्री ऑफ वायरल हेपेटाइटिस और एड्स। इसमें बात कही गई कि इनके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी डोनर है उनको एड्स की प्रॉब्लम हो, प्लस HIV की प्रॉब्लम हो, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम, अगर इस सब चीजों से अगर वो सफर कर रहा है पेशेंट, हम उन पेशेंटों का क्या करेंगे, उन पर्सनों को क्या करेंगे हम कि डोनेट नहीं लेंगे, पर्सन को एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, उनको तब एक्सपेक्ट करेंगे 3 महीने के बाद जब वो ठीक हो जाएंगे, तभी हम उन पेशेंटों का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें बात कही गई कि आप समझ में आ गया, जो रक्त को दान कर रहा है उसको यदि HB SAG यदि HIV हो, कोई और जीवाणु या विषाणु इन्फेक्शन, तो उसका रक्त नहीं लेना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर किसी भी पेशेंट का, किसी भी डोनर का अगर HIV HB SG हेपेटाइटिस ऐसी अगर प्रॉब्लमें है, कोई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, उनको पहली बात हम किसी भी पेशेंट को अगर हम ब्लड डोनेट करवा रहे हैं या करने जा रहे हैं तो उनका हम ब्लड टेस्ट करवाए बिना, कुछ भी सारी की सारी टेस्ट करवा के बिना हम उनका ब्लड डोनेट नहीं करवाएंगे, ताकि अगर इनका अगर कोई प्रॉब्लम होगा, ताकि जिस पेशेंट को हम डोनेट करेंगे, ट्रांसफ्यूजन करेंगे, उस भी पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लमें हो सकती है। इनका कहने का मतलब ये है कि जो रक्त को दान कर रहा है उसको यदि HB SAG या HIV या कोई जीवाणु या विषाणु इन्फेक्शन हो तो उसका रक्त नहीं लेना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया इतना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, इट डोनर हैज हिस्ट्री ऑफ मलेरिया लास्ट 3 मंथ। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी डोनेट पर्सन को मलेरिया के अगर वो सफर कर रहा है पेशेंट, तो उसका हम 3 मंथ बाद ही क्या करेंगे, ब्लड डोनेट करवाएंगे। हिंदी में बात करते हैं इसमें, जो रक्त दान कर रहा हो यदि उसको 3 महीने के अंदर मलेरिया हुआ हो तो उसको रक्त नहीं लेना चाहिए। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट बात करते हैं, इट डोनर वाज अल्कोहल ड्रिंकिंग इन 1 डे। अब हम बात करने जा रहे हैं इसमें कि अगर कोई भी पेशेंट हो या कोई भी पर्सन हो अगर जो डोनेट करने जा रहा है, अगर वो 1 दिन पहले क्या किया हो, अल्कोहल वाइन, अगर शराब की नशे में अगर कोई भी शराब नशा लिया, कोई भी नशा वो किया है, तो उसका हम ब्लड डोनेट नहीं करेंगे।
ओके, हिंदी में बात करते हैं, इसमें क्या बोला गया है कि यदि किसी भी प्रकार के नशे का सेवन किए तो रक्त को नहीं लेना चाहिए। क्या है, आपको समझ में आया? हम एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। इसमें जो रक्त को दान कर रहा हो उसको यदि HBsG या HIV का, एड्स का अगर प्रॉब्लम है, जीवाणु अगर उसके अंदर कोई भी इंफेक्शन हो तो उसको हम ब्लड नहीं ट्रांसफ्यूज लेना चाहिए, ब्लड डोनेट करवाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, जो रक्त दान कर रहा, अगर उसको 3 महीने के अंदर क्या हुआ हो, मलेरिया अगर कॉज किया हो तो उसका भी हमें क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करवाना, मतलब ब्लड डोनेट नहीं करवाना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर कोई भी पर्सन को अगर एक दिन पहले क्या अल्कोहल अगर ड्रिंकिंग किया तो उसका भी हम पेशेंट का क्या भी ब्लड डोनेट नहीं करवाएंगे। क्या आपको ये समझ में आ गया? ठीक है, हम आगे चलते हैं इसमें। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कंटेनर यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड, कि हम कौन सा कंटेनर होता है किसमें हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, किस कौन कौन से पाउच होते हैं, कौन कौन से प्लास्टिक बैग होते हैं, कितने कितने होते हैं, उस चीज के बारे में हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, बात करते हैं प्लास्टिक बैग्स ऑफ 350 ml इन विच प्रेजेंट 49 ml एंटीकोगुलेंट्स उसमें मिले होते हैं, मतलब मिक्स होते हैं। हिंदी में बात करते हैं इसमें, रक्त को एकत्रित करने के लिए 350 ml का प्लास्टिक बैग होता है। कितने ml का? 350 ml का प्लास्टिक बैग होता है, और उसमें जिसमें 49 ml मतलब 49 ml एंटीकोगुलेंट्स उपस्थित रहता है। कितने ml? 49 ml कोगुलेंट्स मतलब क्या, उसमें क्या रहती हैं कि उपस्थित होते हैं। ये 350 ml की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्लास्टिक बैग्स 450 ml इन विच प्रेजेंट 63 ml ऑफ एंटीकोगुलेंट्स। इसमें कितने होते हैं कि जो 450 ml होते हैं, 450 ml की जो बैग होती है प्लास्टिक बैग, उसमें 63 ml एंटीकोगुलेंट्स में उपस्थित होते हैं। इसमें बात करते हैं हिंदी में, ज्यादा रक्त को एकत्रित करने के लिए 450 ml का एक प्लास्टिक बैग होता है और इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 63 ml एंटीकोगुलेंट्स का इस्तेमाल भी होता है, मतलब उसमें उपस्थित भी होते हैं। ये आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट बात करें, जैसे हमने आपको यहाँ पे एंटीकोगुलेंट्स बताया कुछ यहाँ पे, ओके। अब इस चीज के बारे में बात करते हैं, क्या क्या उपस्थित है उसमें। एंटीकोगुलेंट्स विच यूज फॉर कलेक्शन, जो हम कलेक्शन करते हैं ब्लड भी, उसमें जो मतलब उपस्थित रहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं CPD। अब CPD का मतलब क्या होता है कि इसमें सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, इट इज कॉमनली यूज्ड इन ब्लड बैंक। ये कहाँ यूज होता है? ब्लड बैंक में यूज होता है, और CPD का फुल फॉर्म होता है सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। आपको समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कि एसिडी क्या होता है। एसिडी होता है एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, ये इज आल्सो यूज्ड इन ब्लड बैंक। ये भी कहाँ यूज होता है? ब्लड बैंक में ही यूज होता है। क्या आपको ये दोनों समझ में आ गए? नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, तीसरी की बात करते हैं CPDA। CPDA आपको दिख रहा है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सिट्रेट फास्फोड डेक्सट्रोज एडिनाइन। इसका मतलब ये होता है कि ये भी इट इज आल्सो यूज्ड फॉर, ये भी कहाँ पे होता है? बैंक में यूज होता है। ये भी, ये सारे जितने भी एंटीकोगुलेंट्स हैं, ये सारे कहाँ पे? जहां पे डोनर होते हैं, ब्लड बैंक जो होता है वहां पे ये यूज किया जाता है। किसके लिए यूज करता है कि अगर जो भी ब्लड डोनेट करने कर दे रहे हैं, डोनेट करने जो भी पाउच होती है, प्लास्टिक पाउच होती है, उसमें हम इस चीज का यूज करते हैं। 350 ml में अगर है तो, अगर 350 का हमको बनाना है उसमें 49 ml एंटीकोगुलेंट्स मैच कराना है। अगर हम 450 का अगर उससे बड़ा यूज कर रहे हैं, उसके लिए हमें 300 मतलब 63 ml एंटीकोगुलेंट्स मैच कराते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं इसमें। अब हम बात करने जा रहे हैं इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय क्या क्या रिएक्शन होती है, क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं हम। एलर्जिक रिएक्शन, समटाइम्स सम पर्सन डेवलप एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूड एज इचिंग। इसका कहने का मतलब ये होता है कि अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो अगर उस पेशेंट का क्या होने चाहिए, ईचिंग का मतलब खुजली होने लगे और किसी भी प्रकार के रिएक्शन अगर आपको दिख रहे, तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या करना चाहिए? रोक देना चाहिए, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करना चाहिए। अगर उस पेशेंट को कोई भी अगर कंडीशन में अगर प्रॉब्लम होने लगे, ईचिंग होने लगे और ढेर सारे रिएक्शन अगर किसी चीज के देने, लाल होने लगे बॉडी पूरी, अगर कोई भी अगर ऐसे रिएक्शन जो दिखने को मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए? ब्लड ट्रांसफ्यूजन रोक देना चाहिए। हिंदी में बात करते हैं इसमें, कभी कभी रक्त ट्रांसफ्यूजन करते समय एलर्जी होने लगती है, जैसे कि खुजली चलना,
इस तरह की कोई भी अगर रिएक्शन दिखाई देता है तो हमें क्या करना चाहिए, रक्त ट्रांसफ्यूजन बंद कर देना चाहिए। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें फीवर। समटाइम्स सम पर्सन हैव फीवर आफ्टर रिसीविंग ए ब्लड इज नॉर्मल कंडीशन मे बी अकर नॉर्मल। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी पेशेंट को हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अगर उस पेशेंट को फीवर हो रहा है तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन रोक देना चाहिए। तब तक रोक देना चाहिए जब तक उसका फीवर नॉर्मल ना हो जाए, तब तक हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन रोक देना चाहिए। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय फीवर अगर ज्यादा हो तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन रोक देना चाहिए। जब नॉर्मल हो जाए ब्लड फीवर, तभी हमें क्या करना चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। क्या ये आपको बारिश सारी बातें समझ में आ गई? इसका मतलब डायरेक्ट मैंने आपको हिंदी में बात करते हैं, इसका क्या बोला, रक्त ट्रांसफर करते समय बुखार आने लगता है, यह एक सामान्य अवस्था है। यह कोई डरने की बात नहीं है कि हमें बुखार हो गया तो कोई सारे प्रॉब्लम नहीं, एक सामान्य अवस्था है। यदि बुखार आता है तो उस समय रक्त ट्रांसफ्यूजन क्या करना चाहिए, हमें बंद कर देना चाहिए। जब रक्त मतलब जब बुखार उतर जाए तभी हमें फिर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना स्टार्ट कर देना है। क्या आपको समझ में आ गया? हम आगे चलते हैं नेक्स्ट इसमें टॉपिक में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद हम आपको धीरे धीरे इसमें बताते हैं। देखिएगा बोलने का, एक्यूट हिमोलाइटिक रिएक्शन इट इज ए वेरी सीरियस एंड वेरी रियर कंडीशन, इट मे बी ड्यू टू गिव रॉन्ग टाइप्स ब्लड। इसमें कहने का मतलब ये इनका कि यह एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक रिएक्शन होती है, यह एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक रिएक्शन होती है, जिससे हमारे शरीर की रक्त कोशिकाएं क्या होने लगती हैं, टूटने लगती हैं। यह मरीज को गलत रक्त चढ़ा दिया जाए तब। अगर हम मरीज को गलत रक्त मतलब क्या, अगर उसका ब्लड ग्रुप ए है, हम तो इसमें ब्लड ग्रुप बी चढ़ा दें तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। ऐसे कंडीशन में नहीं करना है हमको, ना ध्यान से सब कुछ करना है। देखी जाती है अगर यह मरीज को गलत रक्त चढ़ा दिया जाए तब यह देखी जाती है और इस प्रकार की रिएक्शन बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि देखने को कम मिलता है। जो नए लोग होते हैं ना, नए स्टाफ नर्स, वो ज्यादा करते हैं, बाकी जो भी करते हैं अच्छे के लिए। तो सब कुछ मैच करा के मिला के अच्छे से तभी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए, अन्यथा हमें नहीं। अगर नॉलेज नहीं है उस चीज का तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करना चाहिए। अगर आपकी ब्लड थोड़ी सी गलती से एक पेशेंट की जान भी जा सकती है, इसलिए जो भी करना है सोच समझ के अपने से सीनियर से कुछ आइडिया लेके तभी कुछ हमें करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें हम ब्लड कलेक्शन की प्रोसीजर होती है। हम एक ब्लड कलेक्शन की प्रोसीजर क्या क्या होती है उस चीज के बारे में हम इसमें बात करेंगे कि फर्स्टली क्या करना चाहिए हमको, फर्स्टली प्रोवाइड ए कंफर्टेबल पोजीशन। हमें पेशेंट को एक आरामदायक कंफर्टेबल पोजीशन पे क्या करना है, बैठा देना है। ऑफ टू द डोनर एंड पुट हिज हैंड ऑन द आर्म रेस्ट। और जो जैसे चेयर है, चेयर पे बैठा देंगे कंफर्टेबल पोजीशन पे, और जो चेयर का जो हाथ रखने का उस पर आराम से उनका हैंड क्या करेंगे, सपोर्ट के अनुसार एकदम आराम से दायक से रख देते हैं। हिंदी में बात करते हैं इसमें क्या कहने का मतलब है, सर्वप्रथम मरीज को आरामदायक स्थिति में बैठाया जाता है और उसके हाथ की कुर्सी के हाथ रखने वाली जगह पर रख दिया जाता है। जैसे कि हम कुर्सी पर अगर बैठ गए हैं अच्छे से, उसके हाथ रखने वाले कुर्सी पे जो उस पर हम अच्छे से कंफर्टेबल पोजीशन पे अपना हाथ रख देंगे। आगे चलते हैं हम इसमें। अब हम बात करने जा रहे हैं इसमें कि टर्निकेट की अप्लाई, जिससे हम किस प्रोसीजर को कैसे हम क्या ब्लड कलेक्शन मतलब करना चाहिए, डोनेट के बारे में बात करने थे इसमें कि हम देखिए बात कर रहे हैं कि अप्लाइड टर्निकेट एंड सेलेक्ट हेल्थी वेन फॉर कलेक्शन आफ्टर हेल्थ सेलेक्शन ऑफ वेन क्लीन द एरिया बाय स्प्रिट एंड अल्कोहल आफ्टर हिज इंटर नीडल इनटू द डोनर वेरिएंट। इनका कहने का मतलब ये है कि मतलब मैं अपना बता रहा हूं कि मैं कहने का मतलब इसमें शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि हमें जो भी ब्लड डोनेट करने आते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं कि उनका पहली बात जो भी वेन मतलब एकदम हेल्थी होना चाहिए, एकदम मोटा होना चाहिए, अच्छे से क्या वहां से ब्लड कलेक्शन हो जाए। और इसमें कहने का मतलब ये है कि वेन हेल्थी होना चाहिए और आफ्टर द सिलेक्शन क्लीन एरिया को क्या करना है कि उस एरिया को अच्छे से क्या करना है, क्लीन कर लेना, एकदम अच्छे से अच्छे क्लीन कर लेना है। और इसमें क्या बोला गया कि इंटर द स्प्रीड के साथ अल्कोहल का अच्छे से क्लीन कर लेना और उसमें इंटर द निडल कर लेना। टर्निकेट से क्या हमको बांध देना, ये मेरा टर्निकेट है। टर्निकेट आप लोग ये देख लीजिए, टर्निकेट को अच्छे से यहाँ पे बांध लेंगे, आपको मैं वीडियो अपलोड किया उसमें आप देख लीजिएगा।
और इसमें टर्निकेट को जहां से मैं ब्लड कलेक्शन करना वहां से 3 से 4 इंच ऊपर हमें टर्निकेट को बांधना है। ओके, इसमें इनका कहने का मतलब यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सीधी सी बात मैं बोल रहा हूँ कि जो जहाँ से हम ब्लड डोनेट करना है मतलब ब्लड निकालना है, वो वेन सबसे अच्छा हेल्थी होना चाहिए, फैटी होना चाहिए और उस एरिया को अच्छे से अच्छे क्लीन रहना चाहिए और हमें वहाँ से क्या करना चाहिए कि निडल को इंसर्ट करना चाहिए आराम से ताकि वहाँ से अच्छे से ब्लड कलेक्शन हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें ड्यूरिंग द इसमें हिंदी की बात करते हैं। अब हाथों पर बेल्ट को लगाया जाता है मतलब टर्निकेट को बांधा जाता है और उस जगह का निर्धारण किया जाता है कि जहां उसे अच्छे से अच्छे रक्त निकल जाए मतलब कि अच्छे से अच्छे वहां से रक्त निकल सके। अब उस जगह का निर्धारण होने के बाद उस जगह को अच्छे से अल्कोहल मतलब स्पिरिट के थ्रू क्या करना है हमको साफ कर लेना और सही को निर्धारित जगह पर अच्छे से क्या करना है हमको नीडल को इंसर्ट कर लेना। क्या आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। ड्यूरिंग द कलेक्शन मिक्स वेल ब्लड विथ एंटीकोगुलेंट्स एंड आफ्टर द कलेक्शन अप्लाई ए बैंडेज। इनका कहने का मतलब यह है कि जब रक्त हम मतलब क्या करते हैं ट्रांसफ्यूजन करते हैं, जो पाउज लगी रहती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो भी पाउज लगी रहती है, यहाँ पे जैसे ये पाउज है ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो उस सॉरी उस पाउच को क्या करना है हमें टाइम टाइम से क्या करना है मिक्स करना है मतलब क्या करना है उसको मिलाते रहना चाहिए कि ताकि वो ब्लड क्लॉट ना हो। अब और उसको क्या ब्लड को कपड़े से किसी से ढक देना है ताकि वो कोई देखे ना, देखने की बात नहीं कि और कोई प्रॉब्लम ना हो और हमें उससे टाइम टाइम से क्या करना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होती है उसको बराबर बराबर क्या करना है मिलाते रहना है, हमेशा हमेशा उसको मिक्स करते रहना है। क्या आपको बात समझ में? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें इंट्रक्शन टू द डोनर आफ्टर कलेक्शन। मतलब क्या है कि जो पेशेंट होते हैं जो पर्सन होते हैं डोनेशन करने के बाद उनकी क्या क्या कंडीशन होती है उस चीज के बारे में हम बात करते हैं इसमें कि इट डोनर फील्स डिजी डिजायर मतलब देन लाइक द डोनर। हिंदी में बात करते हैं, इनका कहने का मतलब है कि यदि रक्त दान करने के बाद चक्कर आए तो डोनर को अच्छे से लेटा देना चाहिए, उसको कोई एनर्जी ड्रिंक देना चाहिए। इसमें मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी पेशेंट अगर कोई भी पर्सन किसी को अगर क्या किया डोनेट किया है, डोनेट करने के बाद अगर उसको चक्कर आ रहा है, उसको और सारी प्रॉब्लम और वीकनेस फील, उसको क्या करना है हमको कंफर्टेबल पोजीशन में अच्छे से लिटा देना है और उसको कोई एक एनर्जी ड्रिंक दे देना है ताकि उसको एक एनर्जी हो जाए ताकि वो अपना टहल घूम सके या फिर कहीं आ जा सके, उसको आराम की जरूरत भी है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें डोनर, ये डोनर है, डोनर शुड नॉट टॉकिंग एल्कोहल आफ्टर डोनेशन ऑफ ब्लड। इनका कहने का मतलब यह है कि रक्त जो भी हम कलेक्शन किया मतलब जो भी रक्त दान किया है उसको पहली बात तो क्या क्या एल्कोहल और कुछ ऐसी स्मोकिंग मतलब नशा सेवन नहीं करना है कुछ दिन तक। रक्तदान करने के बाद डोनर को शराब और किसी भी प्रकार की नशा सेवन नहीं करना चाहिए डोनेट करने के बाद। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें डोनर शुड बी इट वेल एंड शुड इट हेल्थी फूड। मतलब कि डोनेट करने के बाद जो डोनर होते हैं डोनेट करने के बाद उनको एक अच्छी से अच्छी हेल्थी वाली क्या उनको फूड खाना है और उनको डाइट अच्छी से अच्छी लेनी है, उनको भोजन अच्छे से अच्छा करना है ताकि उनको एनर्जी और प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत हो, उसी के उनको फूड कलेक्ट करना है, उनको करना खाना चाहिए। डोनर को रक्त दान करने के बाद अच्छा खाना खाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व वाले भी चीजें उनको खाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें डोनर शुड नॉट डूइंग एनी हैंड वर्किंग आफ्टर डोनेशन। इनका कहने का मतलब ये इसमें बोला गया है कि जो भी डोनर होता है जिस हैंड से वो डोनेट मतलब ब्लड कलेक्शन हुआ है उस हैंड से कोई भी ऐसी मेहनत नहीं करनी ताकि उसको कोई प्रॉब्लम। पहली बात तो इसमें ये कहने का मतलब कि हमें हमें कुछ दिनों तक कोई कार्य करना ही नहीं है कि ताकि हमको कोई प्रॉब्लम है। क्या आपको बात समझ में आ गई इतनी सारी बातें? नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। अब हम आ गए अपने लास्ट वीडियो पे मतलब लास्ट चीजों पे कि हम इस चीज के बारे में डिस्कस करें कि हम ब्लड को कितने दिन रख सकते हैं और कितने डिग्री सेल्सियस पर हम रख सकते हैं फ्रिज में या कहीं भी कितने दिन तक रखते हैं। प्रिवेंशन प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स। ओके, वो होल ब्लड जो होती है 1 से 6 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 21 से 35 दिन तक हम रख सकते हैं इसको। ओके,
नेक्स्ट बात करते हैं रेड ब्लड सेल, मतलब आरबीसी जिसकी बात करते हैं हम, आरबीसी इसको हम 1 से 6 डिग्री सेल्सियस पर रख सकते हैं, फॉर 42 दिन तक रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं श्री प्रेसिपिडेंट, मतलब 18 -18 डिग्री सेल्सियस पर रख सकते हैं, फॉर 1 ईयर, मतलब 1 साल तक रख सकते हैं। ओके, प्लाज्मा की बात करते हैं, ये भी -18 डिग्री सेल्सियस पर रख सकते हैं, ये भी फॉर 1 ईयर तक रख सकते हैं इसको। प्लेटलेट्स की बात करते हैं, ये 20 से 24 डिग्री सेल्सियस पर रख सकते हैं और फॉर 5 डेज तक रख सकते हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें, थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो, जितने भी हमारे वीडियो को लास्ट तक बने उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और आगे मैं आपको वीडियो ऐसे अपलोड करता रहूंगा। वीडियो को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो।